अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेटिव HPLC। प्रिपरेटिव HPLC की ही एक टाइप है जिसमें सिमिलर प्रोसेस 5 से 10 टाइम्स रिपीट होता है। और ये टेक्निक जो है हमारे पास कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मींस फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट जो है उसमें से हम एक जो कंपाउंड को आइसोलेट करते हैं उसके लिए हम प्रिपरेटिव HPLC यूज़ करते हैं। जबकि जो एनालिटिकल HPLC होती है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके देती है वो हमें। अब प्रिपरेटिव HPLC की क्वालिटीज़ क्या हैं? सबसे पहली क्वालिटी रोबस्ट होनी चाहिए। मींस कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए रिज़ल्ट्स में। जैसे ही हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हों बार बार तो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए अगर कंडीशंस सेम रखी हुई हैं हमने। दूसरी क्वालिटी वर्सेटाइल होना चाहिए। मींस एनालिटिकल से डिफरेंट होनी चाहिए ये। उसके अलावा रैपिड सैंपल सेपरेशन हमें जल्दी से दे। पार्टिकल साइज़ जो है प्रिपरेटिव HPLC के स्टेशनरी फेज़ की 3 से 10 माइक्रोन मीटर के बीच में होती है। मतलब जो हम इसको एज़ कम्पेयर टू एनालिटिकल HPLC से जब देखें तो उसमें जो है पार्टिकल साइज़ बड़ी होती है जबकि इसमें पार्टिकल साइज़ छोटी। और ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल साइज़ किस तरह कॉलम की एफिशिएंसी या सेपरेशन को बेहतर कर सकता है। फिर वाइड्स या चैनल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कॉलम में। मींस जहाँ पे भी अगर कॉलम में कोई भी चैनल बनेगा तो वहाँ से कंपाउंड्स बिना किसी सेपरेशन के इसी तरह निकल के आ जाएंगे। कंपोनेंट सॉल्वेंट्स तेज़ी से जो है वहाँ से होता हुआ निकल जाएगा। तो कोई भी वाइड या चैनल नहीं बनना चाहिए, पैकिंग सही होनी चाहिए। कॉलम का जो है स्पेस वो हाई होना चाहिए। HPLC का कॉलम यूजुअली 4 से 6 माइक्रोन मीटर का होता है डायमीटर में, जबकि प्रिपरेटिव HPLC में जब हम देखें तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 10 से 100 माइक्रोन मीटर। क्यों हमें लार्जर कॉलम और ये सब रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं, कंपाउंड्स को अलग कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अब मोबाइल फेज़ इल्यूजन के मुख्तलिफ मोड्स हैं। सबसे पहला लीनियर ग्रेडियंट। जो मोबाइल फेज़ कंपोजिशन है वो हम टाइम के साथ चेंज करेंगे। मीन्स स्टार्टिंग पे हमने इतनी रखी, फिर एंड टाइम पे हम उसकी एक बार चेंज करेंगे कंसंट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 0 टाइम पे मिथेनॉल को 5 रखा और वाटर 95। आफ्टर 60 मिनट्स जब हम देखेंगे कि फ़र्दर अब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहे तो हम मिथेनॉल को 95 कर देंगे, वाटर को 5 चेंज करके। इस तरह से हम नए कॉन्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं जो लेस पोलर होंगे। सेकेंड मोड ऑफ इल्यूशन है हमारे पास स्टेप ग्रेडियंट। स्टेप ग्रेडियंट में क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप हम मोबाइल फेज़ की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। मींस इनिशियली हमने फॉर एग्जांपल 10% रखी हुई है, 10 मिनट बाद हम उसको 20% पे ले जाएं, नेक्स्ट 10 मिनट के बाद हम उसको 30% पे ले जाएं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम उसकी जो है कंसंट्रेशन चेंज करते रहेंगे। अब ये एग्जांपल है हमारे पास 0 टाइम पे मिथेनॉल की कंसंट्रेशन हमने 5 रखी, वाटर 95। आफ्टर 20 मिनट्स हमने मिथेनॉल की जो है 30 कर दी और वाटर की कंसंट्रेशन 70। फिर नेक्स्ट हमने 60 मिनट्स के बाद मिथेनॉल को 95 कर दिया, वाटर को 5 कर दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने चेंज किया। तो इससे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट पहले ज़्यादा पोलैरिटी वाले, फिर कम, फिर उससे कम, इस तरह से निकलते हुए आएंगे। लास्ट है हमारे पास आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक में क्या होगा कि कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगी। मींस सिर्फ सैंपल उससे मूव करता रहेगा। हम मोबाइल फेज़ की कंपोजिशन में या कंसंट्रेशन जो भी रखी है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। मोड्स ऑफ सेपरेशन और स्टेशनरी फेज़। अब एक नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी होती है या नॉर्मल फेज़ HPLC। नॉर्मल के लिए पहले भी याद करने के लिए बताया था, N से नॉर्मल और N से ही नॉन पोलर। इसमें जो हमारे पास मोबाइल फेज़ यूज़ होगा वो नॉन पोलर होगा। तो पहली पॉइंट के स्टेशनरी फेज़ पोलर होगा और नॉन पोलर मोबाइल फेज़।
मोबाइल फेज़ हम नॉर्मल फेज़ में कभी भी 100% वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ कर रहे हैं वो हम सिलिका जेल यूज़ कर रहे हैं जो पोलर इन नेचर है। अगर हम 100% वाटर ऐड कर दें तो वाटर सिलिका को डिज़ॉल्व कर लेगा या डिसोसिएट कर देगा, वहाँ से सिलिका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पोलैरिटी की बेसिस पे इसमें जो है हमारे पास मोबाइल फेज़ जैसे जैसे मूव करेगा तो कंपाउंड्स खुद को सेपरेट करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नॉर्मल हेक्सेन, हेप्टेन, ये जो है कॉमनली एज अ मोबाइल फेज़ यूज़ होंगे। सेकंड, रिवर्स फेज़ HPLC। रिवर्स फेज़ में अब उल्टा हो जाएगा, पोलर मोबाइल फेज़ और नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़। अब स्टेशनरी फेज़ फिर से सिलिका ही यूज़ होगा, मगर सिलिका के ऊपर कार्बन की कोटिंग की गई होगी। मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन, जैसे जैसे हमें पता है कि कार्बन चेन बढ़ती है तो नॉन पोलर कंपाउंड होते जाते हैं। मींस कार्बन का नंबर इंक्रीज़ होगा तो पोलैरिटी डिक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ पे भी यही करते हैं कि हायर जो कार्बन चेन्स हैं उनकी कोटिंग करते हैं सिलिका के ऊपर, ताकि उसको नॉन पोलर बना लिया जाए और फिर वो रिवर्स फेज़ में यूज़ की जाए। मोस्टली जो है कार्बन 18 यूज़ किया जाता है, कार्बन 18 क्योंकि ज़्यादा नॉन पोलर है। हाई स्पीड काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, ये भी मॉडर्न टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें दोनों स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों ही लिक्विड फॉर्म में मौजूद होंगे। मींस लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ये भी प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी है। और जो कॉलम है वो एज अ सॉलिड सपोर्ट यूज़ होगा, मींस स्टेशनरी फेज़ को होल्ड करने के लिए हमारे पास इसमें कॉलम होता है। हाई स्पीड है, हाई प्रेशर है, प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। 2 एक्सिस कॉलम यूज़ करता है, जो मींस अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहता है। एज़ कम्पेयर टू HPLC, HSCC जो है वो फास्ट भी है, सॉल्वेंट कम यूज़ करती है और ज़्यादा सैंपल होल्ड करती है। CPC भी अब हमारे पास लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। इसमें भी दोनों स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम स्टेशनरी फेज़ पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, मोबाइल फेज़ बाद में। तो जैसे ही वहाँ पे स्टेशनरी फेज़ मौजूद है, मोबाइल फेज़ हम रन कराएंगे तो बबल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एक लिक्विड मौजूद होता है उसके अंदर से अगर हम दूसरे लिक्विड को पास कराएं तो बबल्स फॉर्मेशन होती है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मोबाइल फेज़ आ गया है। अगर मोबाइल फेज़ टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव कराएं, मींस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग। और अगर मोबाइल फेज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराएं तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग टाइप। HSCC और CPC में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो दोनों आइसोक्रेटिक इल्यूशन है, मींस मोबाइल फेज़ की कंपोजिशन या कंसंट्रेशन थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहती है। HSCC में लार्ज क्वाइल कॉलम यूज़ किया जाता है, मींस कॉलम जो होगा वो क्वाइल्ड फॉर्म में होगा, जबकि CPC में हॉलो ट्यूब होती है, सिर्फ एक ट्यूबुलर कॉलम यूज़ किया जाता है। HSCC में रिपीटेबल मिक्सिंग होती है, क्योंकि उसमें एक क्वाइल कॉलम है तो बार बार उसकी मिक्सिंग होगी रिपीटेबल। जैसे ही क्वाइल में वो रोटेट करेंगे अपने एक्सिस के अराउंड, हमने पढ़ा था कि वो रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने की वजह से रिपीटेबल मिक्सिंग होगी, जबकि CPC में कोई रिपीटेबल मिक्सिंग नहीं होती। HSCC की पीक्स जो होती हैं वो हाई रिजोल्यूशन वाली होती हैं, जबकि CPC की पीक्स शार्प नहीं होती। हाई रिजोल्यूशन पीक क्यों आ रही है? क्योंकि रीज़न वही कि हमारे पास मिक्सिंग जो है HSCC में प्रॉपर हो रही है, रिपीटेबल मिक्सिंग हो रही है। आइडियली हम अगर 2 फेज़ सॉल्वेंट सिस्टम सिलेक्ट करें तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? HSCC के लिए और CPC के लिए हमें 2 फेज़ सॉल्वेंट सिस्टम सिलेक्ट करना पड़ता है। दोनों ही मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ दोनों ही लिक्विड फॉर्म में जो मौजूद होते हैं। सैंपल पहली बात सॉल्युबल भी हो और स्टेबल भी हो सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर, मींस उनके अंदर वो अच्छे से सॉल्युबल भी हो पाए और स्टेबल भी रहे, डिकम्पोज ना हो। सॉल्वेंट सिस्टम में ऐसी खसूसियत होनी चाहिए कि वो 2 फेज़ विद इन एक्सेप्टेबल रेशो बना ले, मींस जो उनका KC वैल्यू है वो विद इन एक्सेप्टेबल रेशो आना चाहिए, उसके अंदर रहते हुए वो खुद को
सेपरेट कर ले, दो अलग अलग फेजेस बना ले। सॉल्वेंट सिस्टम पार्टीशन कोफिशिएंट जो देगा वो 0.5 से 2 तक आना चाहिए। यही जो कैसी वैल्यू हमारे पास है पार्टीशन कोफिशिएंट की, वो 0.5 से 2 तक आनी चाहिए। दोनों लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट कर जाएं 20 सेकंड के अंदर अंदर। जैसे ही मतलब हमने दोनों सॉल्वेंट्स को मिक्स किया और रखा तो 20 सेकंड्स के अंदर वो दो अलग अलग फेज़ बना लें। पार्टीशन कोफिशिएंट जब भी सैंपल माइग्रेट करता है खुद को अपर फेज़ और लोअर फेज़, अपर और लोअर में से एक जो है स्टेशनरी फेज़ होगा, एक मोबाइल फेज़ होगा, या जो है मूवमेंट जो होती है सैंपल की मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़, उसको हम डिटरमाइन करने के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। गुड केसीयू हमने ऑलरेडी कहा कि 0.5 से 2 के दरमियान होनी चाहिए। मींस सैंपल इस तरह सेपरेट करे खुद को मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में कि उसकी कैसी वैल्यू 0.5 से 2 के दरमियान आनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मिसाल दी हुई है, 9 जो है सैंपल की कंसंट्रेशन है इन स्टेशनरी फेज़, 11 है मोबाइल फेज़, तो 9 डिवाइड बाई 11 0.81, ये कैसी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसी की जगह एक ऐसा जो है सॉल्वेंट सिस्टम है जिसमें स्टेशनरी फेज़ में कंसंट्रेशन 18 है, मोबाइल फेज़ में 2 है, तो इसकी कैसी वैल्यू आएगी 9, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है।